हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी हम सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। जनरली जो हम मॉलिक्यूल्स लेते हैं, सैंपल लेते हैं, वो डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का लेते हैं, जिसमें कि उनके अलग अलग साइज रहते हैं, अलग अलग चार्ज रहते हैं उन पर, और उसके बेसिस पे हम उनको सेपरेट करते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। और हम जेल का यूज करते हैं यहाँ पर। वी यूज जेल फॉर सेपरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड यूज इलेक्ट्रिक करंट, जिससे कि मॉलिक्यूल्स उस पर रन करते हैं हमारे जेल पर और अलग अलग हो जाते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना उनका साइज है। जैसे ज्यादा लार्ज मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा कम, वो स्लो मूव करेंगे, और जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे वो फास्ट रन करेंगे। और उसी के हिसाब से हम अपना जेल भी सिलेक्ट करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसका प्रिंसिपल क्या है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस का? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज a method of separation and analyzing of macromolecules like DNA, RNA, protein और their fragments, मतलब उनके छोटे छोटे टुकड़े और भी। DNA, RNA, प्रोटीन्स, जनरली 3 मॉलिक्यूल्स हम इसके लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस ये टेक्निक इनके लिए यूज करते हैं, और ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो इनके, उसको सेपरेट करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। तो जो इसका प्रिंसिपल है वो है कि हम सेपरेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज एंड साइज। डीएनए अब क्या करेंगे हम कि सब्सटेंस को अलग हम जेल में प्लेस करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, जिससे कि मॉलिक्यूल मूव करेगा हमारे मैट्रिक्स पे, और वो अलग अलग चार्ज के बेसिस पे सेपरेट होंगे। जैसे अगर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है तो उसको हम नेगेटिव एंड पर वहां पर वेल में डालेंगे, वहां पर अपना लोडिंग वेल प्लेस करेंगे और उसमें अपना सैंपल लोड करेंगे, फिर उसको अपोजिट पोल की तरफ रन करेंगे, क्योंकि वो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव से। हमारा नेगेटिव अगर चार्ज पार्टिकल है वो अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को। तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी जो जेल की पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे अपने मॉलिक्यूल्स को, जो हमने सेपरेट करना है। अगर डीएनए हमने सेपरेट करना है तो हम उसको कैथोड की तरफ रखेंगे और एनोड की तरफ रन करवाएंगे। कैथोड हमारा नेगेटिव है और एनोड हमारा पॉजिटिव है, तो कैथोड के पास हम डीएनए डालेंगे और वो जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे मूव करेगा हमारे एनोड की तरफ। So as they move through the gel, the larger molecules will be held up as they try to pass through the pores of the gel, while the smaller molecules will be impeded less and move faster. तो जो क्या बड़े molecules होंगे वो जेल से थोड़ा उनको मुश्किल होगा पोर्स से पास करना, तो थोड़ा स्लो मूव करेंगे, और जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं तो जल्दी मूव कर जाएंगे जेल में। दिस रिजल्ट इन अ सेपरेशन बाय साइज। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो हम सेपरेट कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द साइज, विद द लार्जर मॉलिक्यूल्स नियरर द वेल एंड द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स फादर अवे। जो लार्ज मॉलिक्यूल होगा वो ज्यादा दूर तो गया नहीं होगा, तो लोडिंग वेल के नजदीक ही होगा, और जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है वो पूरा मूव कर जाएगा जहां तक हम अपना रन करवाएंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, एंड ऑफ द जेल तक वो मूव कर जाएगा और जल्दी भी मूव करेगा हमारा। अब आती है हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन। इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट होता है, चैम्बर होता है, जिसमें कि हम एक अपना जेल प्लेस करते हैं, और बफर सॉल्यूशन होता है, एनोड और कैथोड लगी होती है हमारी यूनिट के साथ, जो कि एक पावर सप्लाई के साथ अटैच होती है। पावर सप्लाई जब हम ऑन करते हैं तो करंट पास करती है और मॉलिक्यूल्स मूव करता है। जेल सपोर्ट मैट्रिक्स। जेल सपोर्ट, जेल को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एग्रोज चाहिए, पॉली एक्राइलामाइड चाहिए, बफर्स चाहिए। उसको मिक्स करके हम अपना जेल बनाएंगे, और जेल की जो सिलेक्शन है वो हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल वी नीड टू सेपरेट। जो हमने सैंपल अलग करना है उसके बेसिस पे हम अपना जेल लेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करेंगे कि हम अपने जेल प्रिपेयर करेंगे। जेल बनाने के लिए हमें चाहिए एग्रोज या पॉली एक्राइलामाइड,
उसको मिक्स करेंगे हम अपने बफर्स के साथ। TAE और TBE बफर जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो बफर लेंगे, उसको मिक्स करेंगे, फिर उसको हम हीट करेंगे या फिर माइक्रोवेव करेंगे, उससे वो सॉल्यूशन फॉर्म में जल्दी से आ जाएगा। फिर थोड़ा कूल डाउन होने देंगे 50 डिग्री सेल्सियस के राउंड, तब हम उसको पोर करेंगे। इतना गरम गरम डायरेक्टली हम पोर नहीं करेंगे। पोर करने से पहले हम जो हमारी कास्टिंग ट्रे होती है जिसमें हमने जेल डालना है वहां पर हम कोम प्लेस करते हैं जो कि वेल बनाता है। और जो जेल है हमने जैसे एगरोज जेल लिया है वो डीएनए और आरएनए की सेपरेशन के लिए हम एगरोज जेल लेते हैं, और पॉलीएक्राइलेमाइड जेल हम लेते हैं प्रोटीन्स, क्योंकि प्रोटीन्स का जो साइज है वो छोटा होता है, इसलिए हम जेल की सिलेक्शन भी अपने सैंपल के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोम, ये जो कोम लगी है ये कोम हम पहले प्लेस करते हैं फिर जेल पोर करते हैं। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाता है ना 50 डिग्री सेल्सियस तक, तब हम अपना जेल पोर करेंगे, कोम रखेंगे। कोम जब हम रखेंगे तो वहां पर वेल्स बनेंगे, छोटे छोटे छोटे, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो वेल्स बने हैं, ये दीज आर द वेल्स। ये यहाँ पर हम अपना सैंपल लोड करते हैं, जो हमने लोड कर सैंपल सेपरेट करना है वो हम लोड करेंगे, और इनको जो ये वेल्स बने इनको बोलते हैं लोडिंग वेल्स। We place the comb in the casting tray to form wells and then pour the agarose solution. ये कि पहले रख ली हमने, ट्रे लगा दी, फिर कास्टिंग ट्रे में अपनी कोम लगा दी, फिर हमने जेल पोर करा। और जेल भी बहुत ध्यान से पोर करना पड़ता है, इसमें बबल नहीं आना चाहिए, नहीं तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो प्रॉपर नहीं आएगा और मॉलिक्यूल मूव अच्छे से नहीं कर पाएगा अगर हमारे जेल में बबल आ गया। तो फिर जब हमने पोर कर दिया सॉल्यूशन, उसके बाद हम थोड़ा जेल को सॉलिडिफाई होने देंगे, ठंडा करने के लिए रख देंगे ऐसी साइड में। Then, when the gel is solidified, then we remove the comb and place our gel in electrophoresis unit. उसके बाद हम क्या करेंगे, जब जेल पूरा सेटल होगा अच्छे से तो कोम को हम निकाल देंगे और अपने जेल को इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट में प्लेस कर लेंगे। ये हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट है। यहाँ पर हम जेल उठाकर, अब कास्टिंग ट्रे को पूरी को उठाकर यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे अपने यूनिट में। यूनिट में क्या लगा होगा, पावर सप्लाई लगी होगी, एनोड और कैथोड होगा, बफर सॉल्यूशन भी हम यहाँ लेंगे, उसके ऊपर से जेल के ऊपर बफर सॉल्यूशन डाल देंगे। When the gel is placed in electrophoresis unit, then we fill unit with TAE or TB buffer solution. Placed in, तो इस तरह से हम अपने बफर सॉल्यूशन बनाते हैं। 50x TAE बफर बनता है और 10x TAE TBE बफर सॉल्यूशन जो कि स्टॉक में हम रखते हैं, फिर जब हमने यूज करना है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अपना रन करना है तो हम इसको यूज करेंगे। हमारे पास स्टॉक। प्रेपरेशन ऑफ द सैंपल, अब हम सैंपल को प्रिपेयर करेंगे। बिफोर लोडिंग द सैंपल वी नीड टू ऐड लोडिंग डाई एंड ग्लिसरॉल इन इट। तो जैसे हमने डीएनए सेपरेट किया, पहले हम डीएनए सेपरेशन का एक मेथड होता है, तो डीएनए हमने सेल से डीएनए निकाल लिया। अब हमारा जो डीएनए है वो डायरेक्टली हम नहीं डालेंगे, वो एकदम रन फ्लोट कर जाएगा, रन ही नहीं करेगा जेल पे। तो उसके लिए हम ग्लिसरॉल डालेंगे और हम लोडिंग डाई डालेंगे। लोडिंग डाई इसलिए डालते हैं कि वो कितना रन कर रहा है वो हमें जेल में दिख रहा है। जेल ट्रांसपेरेंट होगा तो उसमें पता कैसे चलेगा कि हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो डीएनए सैंपल मूव कर रहा है या आरएनए सैंपल मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब हमारा डीएनए भी ट्रांसपेरेंट है, ग्लिसरॉल भी ट्रांसपेरेंट है, और जेल जो हमने कास्टिंग ट्रे में प्लेस करा है वो भी ट्रांसपेरेंट है। तो उस चीज को देखने के लिए हम अपने जो डीएनए है सैंपल में उसमें ग्लिसरॉल डालेंगे और डीएनए डालेंगे। ग्लिसरॉल इसलिए डालते हैं, ये थोड़ी डीएनए जो ग्लिसरॉल है वो सेटल होने में हेल्प करता है, थोड़ा हैवी होता है ये एज कम्पेयर टू डीएनए। डीएनए बहुत ही लाइट होता है तो वो फ्लोट कर जाएगा, जैसे हमने जेल डाला उस पे अगर डीएनए डाला और बफर डाल दिए तो वो बफर के साथ ही मिक्स हो जाएगा, अरे परे घूमने लग जाएगा और रन ही नहीं करेगा, तो सेटल हो जाएगा। ग्लिसरॉल बहुत ही स्टिकी सा मटेरियल होता है। ग्लिसरॉल जब हम उसमें ऐड कर देंगे डीएनए में, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में ऐड करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं ऐड करते, तो जब उसको ऐड करेंगे तो डीएनए वेल्स में प्रॉपरली बैठेगा और रन करेगा। लोडिंग डाई हेल्प अस टू विजुअलाइज द पोजीशन ऑफ डीएनए। तो लोडिंग डाई भी डालेंगे कि सारे ट्रांसपेरेंट है, अब चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसको देखने के लिए हमें लोडिंग डाई डालनी पड़ेगी सैंपल में। अब ग्लिसरॉल इज अ विस्कस सॉल्यूशन which help to set properly in the well of our gel। तो जो ग्लिसरॉल है
वो सेट होने में, जहां लोडिंग वेल्स हैं वहां पे सेट होने में डीएनए को हेल्प करता है। उसके बाद क्या करते हैं, चलो हमने सैंपल प्रिपेयर कर लिया, लोडिंग डाई डाल दी, ग्लिसरॉल डाल दिया, उसके बाद हम माइक्रोपिपेट से अपने सैंपल को लोड करेंगे इन वेल्स में, जो लोडिंग वेल्स कोम्ब हटाकर हमने वेल्स प्रिपेयर हुए थे ना, उसमें हम अपने डाई डालना स्टार्ट डाई नहीं सॉरी अपना सैंपल डालना स्टार्ट करेंगे। सैंपल से पहले हम एक लैडर लेंगे, डीएनए लैडर। एक रेफरेंस चीज हम जरूर लेते हैं जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसकी वैल्यूज हमें पता हो। तो डीएनए लैडर में हमें जो हम रेफरेंस लेते हैं उसमें जो स्ट्रैंड्स और पोजीशंस हैं वो हमें पहले से ही पता होता है। डीएनए लैडर, तो फर्स्ट वेल में हम डीएनए लैडर डालते हैं जो कि हम रेफरेंस के लिए एज अ रेफरेंस यूज करते हैं। फिर हम अपना सैंपल डालेंगे, अननोन सैंपल डीएनए, उसके स्ट्रैंड्स क्या है हमें पता नहीं है। फिर हम अपना पहले में लैडर डाल दी, फिर जो सेकंड वेल्स होंगे, थर्ड फोर्थ जितने भी हमने सैंपल रन कराने हैं उतने लोड कर देंगे। फिर वो मूव करना स्टार्ट करेंगे, हमारे डीएनए स्ट्रैंड्स और डीएनए लैडर भी मूव करेगी जैसे करंट पास करेंगे। और जब सैंपल्स हमारे रिजल्ट आएंगे तो उसको हम मैच करेंगे हम अपने डीएनए लैडर के साथ। देन वी लोड आवर सैंपल डीएनए इन अदर वेल्स ऑफ द जेल। उसके बाद क्या करेंगे, हमने सैंपल भी प्रिपेयर कर दिया, रेफरेंस डीएनए लैडर भी डाल दी और अपने सैंपल भी डाल दी। अब बंद कर देंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट तैयार है हमारा बिल्कुल काम करने के लिए। अब वोल्टेज अप्लाई करेंगे, कैथोड एनोड। यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि हम चलो सैंपल जैसे डीएनए ले रहे हैं, तो डीएनए हमारा नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। डीएनए को हम कहाँ प्लेस करेंगे, डीएनए को हम प्लेस करेंगे टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड भी नेगेटिव है तो डीएनए को कैथोड की तरफ रखेंगे। एनोड हमारा पॉजिटिव है और जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो डीएनए मूव करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर हमने एनोड की तरफ रख दिया तो ये तो मूव ही नहीं करेगा, इसी से जाके चिपक जाएगा क्योंकि अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसलिए इसकी जो पोजीशन है, लोडिंग वेल्स की जो पोजीशन है वो हमें ध्यान से ही रखनी है, ध्यान में रखनी पड़ेगी। बिकॉज जैसा हमारा सैंपल होगा उसकी तरह उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने लोडिंग वेल्स की पोजीशन रखेंगे। Then we close the electrophoresis unit and apply a voltage meter which provides electric current। और जो करंट है वो 80 to 150 वोल्ट तक होना चाहिए, इसको प्रोवाइड करना चाहिए जितना इसका रिक्वायर्ड है जेल में रन करने के लिए, तो 80 to 150 वोल्ट। The well of the gel are placed on cathode began end because our DNA sample contain negative charge, so it will move towards positive end। यही बोला कि जो डीएनए है वो हम नेगेटिव एंड की तरफ रखेंगे क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है और जब करंट पास होगा तो ये पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेगा। The band in the gel starts running when the setup is ready and we have applied electric current। तो अब हमारा जेल में डीएनए रन करना लग जाएगा जो भी सैंपल हमने लिया है। तो ये देखो डायरेक्शन ऑफ माइग्रेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, लोडिंग वेल अच्छे से लेबल्ड है। डायरेक्शन ऑफ माइग्रेशन कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा, ये एग्रोस है। मिटिगेटिंग लाइनिंग बैंड, मतलब अब ये चलना शुरू हो गई, ये बैंड शो कर रहे हैं, हमने डाई की वजह से ये दिख रहे हैं। और ये लोडिंग वेल्स है यहाँ पे हमारे पास। ये पूरी इंस्ट्रूमेंटेशन है, अब हमारा पूरा तैयार है रन होने को। इलेक्ट्रोड्स लगी है, कोम्ब हमने यहाँ पे रिमूव कर दी हुई है यूज करने के बाद, जेल बॉक्स है, एग्रोस जेल है, कास्टिंग ट्रे है और वोल्टेज सोर्स है। तो ये एक तरह से पूरी की पूरी इंस्ट्रूमेंटेशन है हमारी इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट की। उसके बाद क्या होगा, ये देखो आप बैंड देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो मूवमेंट देख रहे हैं इसकी, तो ये सैंपल रन कर रहा है और ये जो दिख रहा है इसकी वजह से दिख रहा है, हमने डाई डाली हुई है। When the run is complete, the band in the DNA starts appearing, and when it reaches the end, then we stop the process and take the gel for visualization। तो क्या करेंगे हम, जब ये जो जेल है यहाँ तक पहुंच जाएगा तो हम अपना इलेक्ट्रोफोरेसिस बंद कर देंगे। नियरली 1 घंटा या 1.5 घंटा लगता है इस प्रोसेस में, इसको रन होने में। उसके बाद हम बंद कर देते हैं क्योंकि नहीं तो आगे ही चले जाएंगे। तो यहाँ तक एंड तक, अगले एंड तक, इससे पहले लास्ट तक पहुंचे, थोड़े से उसके ऊपर हम बंद कर देते हैं प्रोसेस को, अपना करंट पास करना बंद कर देते हैं। फिर हमारा जेल जब पूरा रन कर गया, जेल में पूरा सैंपल रन कर दिए, अब हम देखेंगे बैंड्स कैसे आए। उसके लिए हम यूवी ट्रांस इल्यूमिनेटर होता है ये, इसमें यूवी लाइट में हम अपने डीएनए को विजुअलाइज करते हैं।
After electrophoresis, the molecules are visualized by staining with dyes specific to type of molecule being analyzed. या इथिडियम ब्रोमाइड डाई यूज करते हैं डीएनए के लिए, या कोमेसी ब्रिलियंट ब्लू करते हैं प्रोटीन्स के लिए। अलग अलग मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए हम उनके अकॉर्डिंग डाइज भी डालेंगे, जिससे कि हमें दिखे बाद में कहाँ कहाँ बैंड्स आए हैं, क्या उनकी पोजीशन है, कैसे वो रन करा है। फिर आया हमारे पास डिटेक्शन system. After electrophoresis, molecules are often visualized using various staining methods or using specialized equipment like UV illuminator for nucleic acid or a protein stain for proteins. तो यही पीछे बताया इसने कि हम डाई का डिफरेंट डाइज लेंगे एज पर आर सैंपल, ताकि ये दिखे जब हम इसको यूवी लाइट में रखें तो ये दिखे। ऐसे नेकेड आई से ये हमें नहीं दिखेंगे, ऐसे ब्लू कलर की लाइन दिखेगी लेकिन पोजीशनिंग नहीं दिखेगी हमें। ये हमारा डीएनए लैडर चला है, देखो फर्स्ट वेल में और सेकंड वेल में, ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी वेल्स हैं यहाँ पे हमारे जो ये हाईलाइटेड बैंड्स आ रहे हैं तो ये डीएनए के स्ट्रैंड्स है और इनकी पोजीशंस हैं। और यू जितने भी वेल्स हैं यहाँ पे हमारे, यहाँ पर हम जो डीएनए है वो थोड़ी देर के लिए एक्सपोज करेंगे, ज्यादा देर के लिए नहीं एक्सपोज करेंगे। और लाइट भी जो यूवी लाइट है वो थोड़ी कम इंटेंसिटी की होती है ताकि हमारे म्यूटेशन ना आए हमारे डीएनए में। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो है न्यूक्लिक एसिड एनालिसिस। So DNA electrophoresis is used for DNA fragment separation, such as DNA in DNA fingerprinting, restriction mapping, and PCR product analysis. तो डीएनए की फ्रेगमेंट जो हमें छोटे छोटे जब हम पोजीशन मिल जाती है तो जेल से ही थोड़ा सा पीस कट करके उसको फर्दर एनालिसिस के लिए दे देते हैं। या फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए काम आता है वो जो छोटा सा पीस आया हमने, मतलब जेल से जब हमारे पास बैंड आ जाते हैं, हमने यूवी लाइट में देख लिया तो उसमें हम थोड़ा सा कट लगा देते कि हमें ये चाहिए डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए, तो वहां से हमने ले लिया और उसको फर्दर एनालिसिस के लिए दे दिया, जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए दे दिया या फिर पीसीआर प्रोडक्ट के लिए। अब वो छोटा सा जो फ्रेगमेंट निकाला, पीसीआर मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये क्या करेगा हमारे जो छोटा सा फ्रेगमेंट है उसको बहुत एनलार्ज कर देगा, थोड़ी उसकी क्वांटिटी हमारे पास ज्यादा आ जाएगी। RNA electrophoresis is used to assess RNA integrity and size. RNA electrophoresis भी हमारा यूज, इसके लिए भी इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होता है आरएनए के लिए, आरएनए की इंटेग्रिटी और साइज को बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं। प्रोटीन एनालिसिस के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। प्रोटीन electrophoresis used for protein separation and quantification, including in technique like SDS page, in technique control. Electrophoresis is used for quality control in various industries, including pharmaceuticals, biotechnology, and food production. डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए जो टेक्निक है डिफरेंट डिफरेंट जगह पर यूज होती है, अलग अलग जगह पर जैसी हमारी नीड है, हमें डीएनए चाहिए, आरएनए चाहिए, प्रोटीन चाहिए, तो उसके लिए हमें ये टेक्निक का यूज करना पड़ता है। और या वहां से हम डीएनए निकाल लेंगे, आरएनए निकाल लेंगे, प्रोटीन निकाल लेंगे, जो भी हमें चाहिए, और उसको फर्दर एनालिसिस के लिए हम यूज कर सकते हैं। क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स के लिए इट इज एम्प्लॉयड इन क्लिनिकल लैब्स फॉर एप्लीकेशन लाइक हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टू डायग्नोज हीमोग्लोबिनोपैथीज, मतलब हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम हीमोग्लोबिन जो हमारा माइक्रोमोलिक्यूल है उसको भी निकाल सकते हैं। और फोरेंसिक साइंस में डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस एसेंशियल इन फोरेंसिक डीएनए प्रोफाइलिंग फॉर क्राइम सीन्स एनालिसिस एंड पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए कि ये फादर है या मदर है, इसको जांचने के लिए हम डीएनए प्रोफाइलिंग कराते हैं या डीएनए जो भी डीएनए टेस्ट करवाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी पड़ती है। इन्वायरमेंटल साइंस पे कहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस कैन बी यूज्ड टू स्टडी इन्वायरमेंटल डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन टू मॉनिटर इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड माइक्रोबियल पॉपुलेशंस, मतलब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके साथ हमारे डीएनए में भी चेंज हो रहा है, तो क्या चेंजेस आ रहे हैं आरएनए डीएनए में, हमारे प्रोटीन में विद द चेंज इन द एनवायरनमेंट, उस चीज को स्टडी करने के लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इलेक्ट्रोफोरेसिस इज वाइडली यूज्ड इन रिसर्च फॉर वेरियस एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग स्टडिंग जीन एक्सप्रेशन, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन एंड मेनी मोर थिंग्स। तो बहुत ही हमारी इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये जीन। So electrophoresis is a versatile technique with numerous applications across different scientific fields and industries.
It allows researchers and professionals to separate and analyze biomolecules for research, diagnostics and quality control purpose. So बहुत ही important टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिससे कि हम मैक्रोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं और एनालाइज करेंगे आफ्टर सेपरेशन. So this is all about this technique. I